हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं, इनको आप देखो। जैसे फर्स्ट ग्रुप में देखें तो 1 है, फिर उसके बाद 3, 5, 7। आप इसमें ना इसके 7 के बाद क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा, ये आप जान सकते हो। थोड़ा सा दिमाग चलाओ तो इसमें क्या किया गया है, 2 ऐड किया गया है। ये इनफैक्ट कह सकते हैं ऑड नंबर्स को, ऑड नेचुरल नंबर्स को लिखा गया है। इसमें 1 को फर्स्ट टर्म कहा जाता है, 3 को सेकेंड टर्म कहा जाता है, 5 को थर्ड टर्म, है ना। और ये आखिरी में लिखा हुआ है तो इसको क्या कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें दूसरे वाले ग्रुप में देखें तो 2 है, फिर उसमें 4 ऐड कर दिया गया है तो दूसरा टर्म मिल गया 6 जो कि दूसरा टर्म है, इसमें 4 ऐड कर देंगे तो तीसरा टर्म मिल जाएगा जो क्या है 10। इसको थर्ड टर्म कह सकते हैं, इसको फोर्थ टर्म। इस तरीके से ये क्या है, लास्ट टर्म। ओके, इसके बाद फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, इस तरीके से आएगा 10/11 तक। इसमें -3 में -4 ऐड कर देंगे, फिर -4 ऐड कर देंगे, इस तरीके से ये चलता जा रहा है, डॉट 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 डॉट। आप इसमें देखो कुछ नंबर जो लिखे हुए हैं रूल को फॉलो करते हुए लिखा गया है, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये लिखे हुए हैं। तो इन सभी जो ये कलेक्शन ऑफ नंबर है, जैसे ये 1, ये जो आपको दिख रहा है, ये इसको हम कहते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको हम कहते हैं सीक्वेंस इसलिए क्योंकि ये एक जो नंबर्स लिखे गए हैं इसमें, वो एक रूल को फॉलो करते हुए नंबर्स लिखे गए हैं। जैसे कि इसमें हमने क्या किया, पहले टर्म में पहला टर्म क्या होता है, टर्म का मतलब फर्स्ट जो नंबर आएगा उसको हम पहला टर्म कहेंगे, दूसरे नंबर पे जो आएगा उसको सेकेंड टर्म कहेंगे। तो दूसरा टर्म जो है वो पहले टर्म से कह सकते हैं जनरेट हुआ है। पहले टर्म में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा। तीसरा टर्म जो है वो दूसरे टर्म में 2 ऐड करके आएगा। इस तरीके से ये चलता जा रहा है। और इसमें टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स, वो फाइनाइट है। आप देखो इसमें तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, फाइनाइट है। कितने टर्म्स होंगे बच्चों इसमें, काउंट कर सकता है कोई, कितने टर्म्स होंगे नंबर ऑफ टर्म्स? 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा, फिर 13 आएगा। तो 3 और 4 7, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 7 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, 7 टर्म्स हैं इसके अंदर। ठीक है। और इसी तरीके से इसमें भी ऐसे ही टर्म्स जो हैं वो पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म 6 है, तीसरा टर्म 10 है, फिर 14 है, चौथा टर्म। जो ये टर्म्स आए हुए हैं, जैसे दूसरे टर्म की बात करें तो पहले टर्म में 4 ऐड करके आया हुआ है, फिर दूसरे टर्म में 4 ऐड कर देंगे तो तीसरा टर्म आ जाएगा। इसमें भी वैसे ही है कुछ। डिनोमिनेटर में जो है आप देख सकते हो, डिनोमिनेटर जो है वो अगले टर्म में न्यूमरेटर बन जाता है और फिर उसका डिनोमिनेटर जो है वो 1 ऐड हो जाता है। मतलब इसमें इस तरीके से है कि न्यूमरेटर एक एक इंक्रीज होता जा रहा है और डिनोमिनेटर भी एक एक इंक्रीज होता जा रहा है। और पहला टर्म जो है वो 3/4 से स्टार्ट हुआ है। अब ये मत पूछो कि क्यों स्टार्ट हुआ है, ये मेरी मर्जी है। तुम्हारा मन कर रहा है तो 1/1 ले लो, फिर उसके बाद ऐसे 1/1 ले लो, फिर उसके बाद ये 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 2 ले लिया, 3 ले लिया, है ना। ऐसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट मैंने इस तरीके से 3/4 से स्टार्ट किया हुआ है तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये सब के सब कहलाते हैं सीक्वेंस, क्योंकि ये एक रूल को फॉलो करते हुए लिखे गए हैं। ऐसे ही इसमें और इसमें भी। हाँ, एक बात समझो, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हैं क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ पर लिख दिया गया है 38 है, मतलब आगे 38 से आगे नहीं जाएगा। ये इसमें जो नंबर्स आएंगे वो लास्ट टर्म 38 है, इसका मतलब ये आगे अब नहीं जाएगा। 38 के बाद 42 नहीं आएगा इसमें। ऐसे ही इसमें भी फिक्स है, नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हो गए। इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स को एंड कर दिया गया है, इसका मतलब आगे तक नहीं जाएगा। लेकिन इसमें डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया गया है इसमें भी। तो ये जो 2 स्पेशल दिख रहे हैं, डॉट डॉट वाले जो दिख रहे हैं, इनको इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। और जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स होते हैं उसको हम लोग फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं जल्दी जल्दी। सो सीक्वेंस का डेफिनेशन ये है, कलेक्शन ऑफ नंबर whose terms are governed by certain rule and can be expressed as mathematical expression। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमारा मतलब ये है कि इसके टर्म को अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, इसके टर्म को मैं अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 2n-1। 2n-1 का मतलब हो गया कि ये फार्मूला है, एक एक्सप्रेशन है एक, जिसमें n की जगह पे 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा। रख के देख लो, n की जगह 1 रखो तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n की जगह 2 रखो तो
2 2 जा 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, n की जगह 3 रखो तो 3 2 जा 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। मतलब ये एक कह सकते हैं ये जनरल टर्म है, जनरल टर्म के लिए एक्सप्रेशन है जिससे कि हम इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म, चौथा टर्म, पांचवां टर्म, 10वां टर्म, 1000वां टर्म, कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं n की जगह पे वो वैल्यू पुट करके। सिमिलरली इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, सबके लिए होगा। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। फिर फाइनाइट सीक्वेंस की बात आती है। फाइनाइट सीक्वेंस किसको कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो। जैसे कि इन सब में ये पहला ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ आपको समझाया था अभी, कि जिसमें लास्ट टर्म पता हो हमें कि कितने टर्म तक जाएगा, ये डॉट डॉट लगा के छोड़ा नहीं गया है ना, तो उस तरीके से। तो ये जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हैं, तो फिक्स का मतलब 1 लाख भी क्यों ना हो, 10 करोड़ भी क्यों ना हो, 10 करोड़ भी फिक्स ही माना जाएगा। तो जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स अगर फिक्स हो तो उसको फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे, और जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया गया है तो उसको हम इनफाइनाइट कहेंगे, मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगे। तो अब हम समझते हैं जनरल टर्म या nth टर्म किसको कहते हैं। सो इन शॉर्टकट हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस है तो सीक्वेंस का एक नाम होगा जो कि यहां पर ए है, ठीक है, और n जो है वो टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये n जो है बच्चों ये रिप्रेजेंट्स टर्म्स, एंड a जो है ये है नेम ऑफ सीक्वेंस, नेम ऑफ सीक्वेंस। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 3 है, फिर 4 है, फिर 5 6। अच्छा होगा कि हम ये दूसरा कुछ ले लें, 3 ले लेते हैं, पहला टर्म 3 ले लेते हैं, फिर 8 ले लेते हैं, फिर 13 ले लेते हैं, और हम कहते हैं कि अप टू 100 टर्म्स है ये, अप टू 100 टर्म्स, ये 100 टर्म्स तक ऐसे लिखने हैं हमें, जिसमें पहला टर्म 3 है। तो ये एक सीक्वेंस हो गया। ऐसे ही अगर देखा जाए तो ये 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है। अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 5 15 फिर 10 ऐड किया है तो 25, फिर 10 ऐड करेंगे तो 35, ये, और हम कहते हैं ये अप टू n टर्म्स है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो इसमें कि ये सीक्वेंस अलग है, ये सीक्वेंस अलग है। हम लोग की इस सीक्वेंस का नाम दे देता हूं मैं a। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं an से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस सीक्वेंस का कुछ अलग नाम दे देते हैं, है ना। जैसे 2 बच्चे होते हैं, 2 भाई होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, तो वैसे इसका नाम हमने t दे दिया, तो इसको हम tn से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस सीक्वेंस को। आई होप ये समझ में आया होगा। तो सीक्वेंस का जो नाम है, ये जो एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का नाम a है, इस सीक्वेंस का नाम t है, और उसमें n जो है नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर हमने n की वैल्यू 1 ले ली, n की वैल्यू 1 ले लेंगे तो a1 जो आएगा वो फर्स्ट टर्म होगा, ये 3, a2 जो होगा वो सेकेंड टर्म होगा 8, a3 जो है वो n की वैल्यू 3 लेंगे तो, है ना, n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से पुट करते जाएंगे तो a1 a2 a3 जो है ये सारे टर्म्स हो जाएंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। ऐसे ही इसके लिए अगर बात करें तो n की वैल्यू जैसे 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे तो हमें t1 t2 t3 ये सारे टर्म्स मिलते चले जाएंगे। आप देख सकते हो इसमें कि ये t1 है आपका, ये t2 है, ये t3 है, ये t4 है, इस तरीके से। तो सीक्वेंस में जो ये a होता है, ये जो लेटर है यहाँ पर, ये जो एक कह सकते हैं सिंबल है, इस सिंबल का मतलब है कि ये a सीक्वेंस का नाम है। अलग अलग सीक्वेंस के अलग अलग नाम हो सकते हैं, और n जो है उसमें टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। n की वैल्यू 1 लेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, 2 लेंगे तो दूसरा टर्म आएगा, 100 लेंगे a की वैल्यू तो 100 टर्म होगा वो। तो आई होप ये समझ में आपको आया होगा। तो ये तो था सीक्वेंस। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेशन की, या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। इनफैक्ट तो प्रोग्रेशन का मतलब होता है, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस जो है वो एक तरह से सिनोनिम्स की तरह यूज होता है जनरली। सो समटाइम्स सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन आर कंसीडर्ड एज सेम, दोनों को एक ही तरह से यूज करते हैं। कभी कभी सीक्वेंस बोल देते हैं, कभी कभी प्रोग्रेशन बोल देते हैं। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये लिस्ट ऑफ नंबर होता है। सबसे पहली बात कि लिस्ट ऑफ नंबर्स मतलब कुछ नंबर्स को अरेंज करके लिखा हुआ है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो पहला टर्म तो आप कर लो फिक्स, जैसे पहला टर्म जो भी आपको अच्छा लगे, मान लो मुझे अच्छा लगता है 10, तो मैंने फर्स्ट टर्म 10 ले लिया। अब इसमें मैं कोई एक नंबर ऐड करूंगा, क्या ऐड करें? 7 ऐड कर दें, 7 ऐड करते हैं तो 17 आ जाएगा। तो ये दूसरा टर्म है, ये क्या है? सेकेंड टर्म। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म। और ये तो फर्स्ट टर्म फिक्स है, ये फर्स्ट टर्म आपको फिक्स लेना पड़ेगा।
फिर 7 ऐड कर दो सेकंड में 7 ऐड कर दोगे तो 24 आ जाएगा, है ना। तो ये थर्ड टर्म हो गया। ये कौन सा टर्म है बच्चों? थर्ड टर्म। ऐसे ही इसमें 7 ऐड कर देंगे तो 31 आ जाएगा, जो कि फोर्थ टर्म है। ये कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म। तो इस तरीके से कि एक पहला नंबर जो होगा, पहला टर्म जो होगा वो फिक्स होगा, उसमें हम एक नंबर फिक्स नंबर ऐड कर देंगे तो दूसरा मिल जाएगा। दूसरे नंबर जो आया हुआ है उसमें वही फिक्स नंबर, सेम फिक्स नंबर ऐड कर देंगे तो तीसरा आ जाएगा। तीसरे में वही फिक्स नंबर ऐड कर देंगे तो चौथा आ जाएगा। इस तरीके से जो लिस्ट बनता है नंबर का, एक लिस्ट बन गया ना, देख सकते हो आप, इस तरीके से एक लिस्ट बन गया। इसको हम कहते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और जो ये फिक्स नंबर हमने ऐड किया हुआ है, हर एक पहले में ऐड कर दिया तो दूसरा मिल गया, दूसरे में 7 ऐड किया तो तीसरा मिल गया। तो ये जो फिक्स नंबर हम ऐड करते जा रहे हैं पहले टर्म में, दूसरे टर्म में, तीसरे टर्म में, और हमें टर्म्स मिलते जा रहे हैं उस तरीके से, तो इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं एपी का। एपी में कुछ चीजें हैं जो डिफाइन करेंगे अभी हम लोग, तो वही है, इसमें कॉमन डिफरेंस इसको कहते हैं। और ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे सोचो पहला टर्म आपको सोचना पड़ेगा, पहला टर्म तो आप कुछ कंसीडर करना पड़ेगा जो आपको अच्छा लगे, क्वेश्चन में दिया होगा वैसे। चलो पहला टर्म मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि हमारे पास पहला टर्म है -8। अब इसमें आपने मान लो 3 ऐड कर दिया, 3 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? -5। फिर इसमें भी 3 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? -2। फिर इसमें 3 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 1। फिर इसमें 3 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 4। तो इस तरीके से आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर आ गया, ये एपी है। और इसमें देखा जाए तो वो कौन सा नंबर है जो कि हमने पहले टर्म में ऐड किया था, दूसरे में किया, तीसरे में किया, तो 3 ऐड किया था ना, ये 3 ही क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस। अच्छा, कॉमन डिफरेंस को हम लोग जनरली कभी कभी डी भी लिख देते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस को, और कुछ लोग सी डी भी लिखते हैं, सी फॉर कॉमन एंड डी फॉर डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस भी इस तरीके से लिखा जाता है कभी कभी। और निगेटिव भी हो सकता है, जैसे पहला टर्म, एक सेकंड के लिए आप मान लो कि पहला टर्म 100 है, ठीक है, तो इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं -5। तो -5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 95। -5 इसमें ऐड करेंगे 95 में तो क्या आ जाएगा? 90। फिर 85, है ना, माइनस ऐड कर रहे हैं, -5 ऐड कर रहे हैं इनफैक्ट। तो आप देखो फर्स्ट टर्म में ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। कौन सा नंबर हमने फर्स्ट टर्म में ऐड किया था? -5 ऐड किया था, है ना, तो निगेटिव नंबर ऐड किया था, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ऐसे ही जीरो भी ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स मान लो कि पहला टर्म 3 है, हमने 0 ऐड कर दिया, फिर हमने 0 ऐड कर दिया, फिर हमने 0 ऐड कर दिया, तो ये भी एपी है, ये भी लिस्ट ऑफ नंबर है और ये भी एपी है। इसमें 0 ऐड करके ये आ गया, इसमें 0 ऐड करके ये आ गया, इसमें 0 ऐड करके ये आ गया। आप देख सकते हो इस तरीके से। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो डिफरेंस होता है कंसेक्यूटिव टर्म्स का, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ये जो डिफरेंस है इसी को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। थोड़ा फॉर्मल तरीके से अगर हम देखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट टर्म को A1 से रिप्रेजेंट कर दें, सेकेंड टर्म को A2 से, और इसी तरीके से थर्ड टर्म फोर्थ टर्म को A3 से, और nth टर्म को जो है AN से रिप्रेजेंट कर दें। फर्स्ट टर्म को A1 से, सेकेंड टर्म को A2 से, और ऐसे ही थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4 से, और nth टर्म को A5 AN से रिप्रेजेंट कर दें अगर, और कॉमन डिफरेंस अगर हम D ले लेते हैं तो AP जो है वो ये बनेगा। AP तो लिस्ट ऑफ नंबर होता है, तो लिस्ट ऑफ नंबर तो बेटा यही बनेगा, A1 A2 A3 से लेकर के AN तक। डॉट डॉट डालने का मतलब होता है कि इसमें और भी सारे A4 A5 A6 इस तरीके से आएंगे। और साथ ही साथ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो होगा A2 माइनस A1, वो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, जो कि बराबर होनी चाहिए, और वही AN माइनस AN माइनस 1 होगा। ये समझ में आया? यहाँ पर देखो ये A1 है, उसके बाद A2 है, उसके बाद A3 है, और चलता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर AN है, तो AN से पहले कौन आएगा? जैसे A2 से पहले A1 आया है, A3 से पहले A2 आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा? AN माइनस 1 आएगा। एक टर्म माइनस कर देंगे ना, एन में से 1 माइनस कर देंगे तो AN माइनस 1 होगा। मतलब यूं कह सकते हैं कि ये सेकेंड लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, और ये सेकेंड लास्ट टर्म है, तो सेकेंड लास्ट टर्म AN माइनस 1 होगा, और AN में से AN माइनस 1 माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस के बराबर आएगा, और वही A3 माइनस A2 भी होगा, वही A2 माइनस A1 भी होगा। तो ये समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है। अब एक दो छोटा सा एग्जांपल है कि फॉर AP, ये AP दे रखा है 3/2, 1/2, कह रहा है राइट द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। तो अब A तो फर्स्ट टर्म होता है, तो आपको पता ही है फर्स्ट टर्म क्या है, A हो जाएगा 3/2, और कॉमन डिफरेंस D जो है वो या तो आप सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करके निकाल लो, आंसर आ जाएगा, और नहीं तो थर्ड में से सेकंड को माइनस करके निकाल लो। बात एक ही है, मतलब आप कैसे भी निकालोगे। तो 1/2 सेकंड टर्म
मतलब A2 माइनस A1 हो जाएगा ये D की वैल्यू। और A2 तो आप देख ही रहे हो कि 1/2 है, और A1 आप देख ही पा रहे हो कि 3/2 है। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2/2 -1। तो यही आपका D है। कॉमन डिफरेंस क्या आया, D -1। इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी वही आएगा, वो -1 ही आएगा, या इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी सेम ही आएगा। तो देखा आपने कितना आसान है ये। हाँ, इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज, लेट अस स्टार्ट इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 5.1। अब इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। देखो पहला क्वेश्चन है कि इन विच फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इसमें सबसे पहले तो ये देखो एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है चेक करना है आपको, और ये भी बताना है कि क्यों एपी बन रहा है। तो पहले देखो इसमें लिखा हुआ है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो सोचो जरा कि अगर कोई 1 किलोमीटर के लिए अगर ट्रैवल करता है तो उसको 15 रुपये पे करने होंगे। फिर उसके बाद फिर उसके बाद अगर कोई 2 किलोमीटर के लिए जाता है तो उसको एडिशनल 8 मतलब 23 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। 3 किलोमीटर के लिए 31, 4 किलोमीटर के लिए 39, मतलब इसमें 8 ऐड होता जाएगा। तो ऑब्वियसली ये जो है ये कॉस्ट है 1 किलोमीटर के लिए, ये जो कॉस्ट है ये है 2 किलोमीटर के लिए, ये 3 किलोमीटर के लिए कॉस्ट है। तो देख सकते हो आप जो फेयर होगा, टैक्सी फेयर जो है वो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है ऑब्वियसली। एक तरह से देख सकते हो किसी के पास टैक्सी वाला होगा, उसके पास लिस्ट होगा, एक उसके पास कागज पे लिखा हुआ लिस्ट होगा कि भाई अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो तो 15 रुपये पे करने होंगे, 2 किलोमीटर के लिए 23 रुपीज़ पे करना होगा, इस तरीके से 3 किलोमीटर के लिए 31 रुपीज़ पे करना पड़ेगा ना, इस तरीके से एक लिस्ट होगा। तो ये लिस्ट जो बन रहा है आपका, ये ऑब्वियसली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्यों है, बिकॉज difference of two consecutive terms is constant and that is 8 rupees है ना। 8 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, माइनस करेंगे तो डिफरेंस सेम ही रहेगा, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो आप ऐसा अज्यूम कर लो कि इनिशियली x था, ठीक है, और फिर उसमें से 1/4 को हटा दिया गया। तो 1/4 हटाने का मतलब है कि x में से x/4 हटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 3x/4। तो नेक्स्ट जो बचेगा एयर वो 3x/4 लीटर या जो भी कह सकते हो आप, इतना बचेगा। अब 3x/4 में से 1/4 हटाना है, मतलब 3x/4 इंटू 1/4 कितना होता है, 3x/16। ये 3x/4 में से हटाना है, माइनस करना है। तो 3x/4 में से 3x/16 को अगर आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर, मतलब 9/16x, ठीक है, 9/16 हो जाएगा। 4 3 जा 12 -3 9, 9x/16। तो आप देख सकते हो ये आ जाएगा 9x/16 बच जाएगा। अब इसका 1/4 हटाना है, 9x/4 का 1/4 हटाना है, मतलब 9x/64 माइनस करना है, किसमें से, 9x/16 में से। 9/16x में से 9x/64 माइनस करेंगे तो 64 एलसीएम आ जाएगा। 36 माइनस 9 कितना होगा, 27x। तो क्या बचेगा, 27x/16। इस तरीके से ये चलता जाएगा, आप देख सकते हो। मतलब पहले इनिशियली x लीटर रहा था एयर, अब उसमें से 1/4 हट जाएगा तो 3x/4 बचेगा। अब 3x/4 का 1/4 हट जाएगा, ठीक है, तो वो 9x/16 बच जाएगा। इस तरीके से ये चलता जा रहा है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्या ये AP है, वो कैसे चेक करेंगे। तो डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म सेम होना चाहिए। तो आप देखो इसमें से अगर आप 3x/4 में से x को माइनस करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 3x/4 माइनस x को अगर माइनस करते हैं तो -x/4 आएगा। और 9x/16 में से अगर आप 3x/4 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा -3x/16। तो डिफरेंसेस बराबर नहीं आ रहे हैं, ये डिफरेंस और ये देखो डिफरेंस ये है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म सेम नहीं आ रहा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये AP नहीं फ्रेम कर रहा है, तो ये AP फ्रेम नहीं करेगा। आई होप ये समझ में आया होगा। थर्ड पार्ट अगर देखें इसका, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि 150 रुपीज़ जो है फर्स्ट मीटर का कॉस्ट लगता है, और उसके बाद जो है हर एक मीटर में 50 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब 1 मीटर अगर डिग करना है, अगर कुआं खोदना है तो 150 रुपीज़ लगेगा, 2 मीटर के लिए 200 रुपीज़ लगेगा, 3 मीटर के लिए
₹50 ऐड कर दो, 250 लगेगा, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है ये दो कंसेक्यूटिव टर्म की डिफरेंस की अगर हम बात करें तो सेम आ रहा है, 50-50 का डिफरेंस आ रहा है। देख सो थर्ड माइनस सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 50 आएगा और सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी 50 ही है, देयरफॉर ये एपी में होगा। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट की द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 1000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो इसकी बात करें अगर हम तो ये कुछ इस तरीके का आएगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर ये आएगा, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स ये आएगा और 3 ईयर्स ये आएगा। क्लियरली आप देख सकते हो ये जो डिफरेंस है ना, इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस होगा और इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस होगा, मतलब आप कह सकते हो कि A3 ये है, A2 ये है और A1 ये है। तो डिफरेंस जो है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 वो सेम नहीं आ रहा है, देयरफॉर ये AP में नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें कहा जा रहा है आपसे कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP whose फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस D एज गिवन बिलो। तो पहले पार्ट का अगर हम देखें तो बहुत ही आसान है, देख सकते हो फर्स्ट पार्ट का A दिया हुआ है 10, तो पहला टर्म तो A ही हो जाए, मतलब A ही होता है तो 10 ही होगा। और सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड किया जाता है और सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म मिलेगा। ठीक है, 4 ही टर्म्स लिखने थे आई थिंक, हाँ फर्स्ट 4 टर्म्स, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। अच्छा ऐसे ही अगर मैं फिफ्थ पार्ट इसका लिखूं तो फिफ्थ पार्ट आप देखो A की वैल्यू है -1.25 और इसमें हम ये D -0.25 ऐड कर देंगे तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा। और इसी में अगर आप फिर से 0 ऐड कर दोगे 0.25 तो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगा और फिर ऐड कर दोगे 0.25 थर्ड टर्म में तो आपको फोर्थ टर्म मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, 6 तो है ही नहीं, मेरे ख्याल से ये भी ऐसे ही कर लोगे, ये भी इस तरीके से आसानी से आ जाएगा। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट 10 फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 1 - 3 2 हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा इसका 3 एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो हो जाएगा -2 क्यों, क्योंकि सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करके निकाला जाता है कॉमन डिफरेंस, या थर्ड में से सेकेंड को माइनस करके निकाला जाता है। सेकेंड में से थर्ड कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, सेकेंड में से थर्ड को माइनस कर दिया वो कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, इससे सेम इसमें भी ऐसे ही करना है। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस के लिए आप 1.7 में से 0.6 को माइनस कर दो, आसानी से आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग आर इन एपी में चेक करना है कि नहीं है। चेक करने के लिए ये देखना होगा कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये इक्वल होना चाहिए। तो 4 में से -2 करेंगे तो 2 आएगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें देखें अगर तो ये 2.5 है, 2.5 में से 2 माइनस करेंगे तो हाफ आएगा, और ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी हाफ ही आएगा, ये भी डिफरेंस करेंगे तो हाफ ही आएगा। मतलब इसमें से इसको माइनस करो 5/2 में से 2, या 3 में से 5/2, या 7/2 में से 3 माइनस करोगे, सेम ही रिजल्ट आएगा, तो ये है। इसी तरीके से बाकी सब में भी चेक करना है। जिससे इसको देखो, इसकी बात करें अगर 3 + √2 में से 3 माइनस करेंगे तो √2 आ जाएगा, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो है वो √2 आ रहा है, और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे तो भी √2 ही आएगा, और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो भी √2 ही आएगा, करके देख लो आप, तो ये भी होगा, है ना। इसी तरीके से सबको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, ये होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें अगर हम डिफरेंस की बात करें तो 0 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे सेकंड में से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को, तो 0 ही आ रहा है, तो 0 होगा, तो इसका मतलब ये एपी में है। इसकी बात करें तो -4 में से 0 माइनस करेंगे तो -4 होगा, -8 में से -4 माइनस करेंगे तो -4 ही होगा। ठीक है, तो ये भी एपी में होगा क्लियरली। तो ये सारे एपी में थे, और इसमें ऐसा कोई है जो एपी में नहीं है, पहला ही टर्म नहीं था, पहला ही जो लिस्ट ऑफ नंबर था वो एपी में नहीं था, और थर्ड और फोर्थ आप खुद से चेक कर सकते हो आसानी से। इनफैक्ट ये भी नहीं होगा जहाँ तक, हाँ ये भी, ये होगा क्या, नहीं होना चाहिए आई थिंक। 0.22 में से अगर हम 0.20 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 0.02 आएगा। ठीक है, अब 0.2 अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो क्लियरली नहीं है, ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा 6 नंबर, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम नहीं आएगा। इसमें और भी कई सारे पार्ट्स हैं, तो आप देख सकते हो इसमें ये होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, और 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आएगा, तो ये डिफरेंस 2 है और ये डिफरेंस 6 है, तो नहीं हुआ, दोनों सेम रहना चाहिए था ना, और इसमें से जो डिफरेंस आना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए था, तो क्लियरली नहीं है। अच्छा ऐसे ये तो होगा बिल्कुल।
इसकी बात करें ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर डिफरेंस की बात करें तो √6 माइनस √3 और √9 माइनस √6 बराबर होता ही नहीं है, क्योंकि इनकी ना तो हमें इसकी वैल्यू पता है ना इसकी वैल्यू पता है, ठीक है। माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली जो भी रिजल्ट आएगा वो इसमें से इसको माइनस करके सेम नहीं आएगा तो ये नहीं होगा। हाँ, इसकी बात करें अगर ये 12th नंबर की, तो इसमें देखें तो ये √2 है और √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं और √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं और √32 को 4√2 लिख सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हो। तो डिफरेंस की बात करें तो √2 डिफरेंस है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो भी √2 ही आएगा, ऐसे ही ये भी √2 आएगा। तो ये है 12th नंबर। ये होगा बिल्कुल नहीं, ये होगा बिल्कुल नहीं। अच्छा इसको करके देखना पड़ेगा। आई थिंक 1 स्क्वायर कितना होता है 1, ये 25 हो जाएगा, फिर 49 हो जाएगा और फिर ये 73 है। तो डिफरेंस की बात करें तो 24 हो रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। हाँ ये देखो, ये इन्होंने बड़ी चालाकी से नंबर लिखा हुआ है इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए। तो ये 24, 1 में 24 ऐड करेंगे तो 25 होगा, मतलब 25 और -1 कितना होगा 24, और 49 माइनस 25 करेंगे तो भी 24 आएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे ना 73 में से 49 को, तो भी 24 ही आएगा। तो ये इन्होंने थोड़ी चालाकी से लिखा हुआ है नंबर को, लेकिन ये है, देखने से लग रहा था कि नहीं होगा, स्क्वायर स्क्वायर कर दिया हुआ है, लेकिन ये है। तो क्लियरली इस तरीके से आप देख सकते हो। ये एक्सरसाइज 5.1 था, इनिशियल एक्सरसाइज था, स्टार्टिंग का था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ एपी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज nth टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा एक चीज समझते हैं इससे पहले हम, मान लो कि अगर आपको एक एपी बनाना है ना, टू फॉर्म एन एपी, मतलब आपको एक एपी कंस्ट्रक्ट करना है, एपी बनाना है कि भाई कलेक्शन ऑफ नंबर्स को लिखना है, या कहें कि जो हमने सीखा था कि लिस्ट ऑफ नंबर्स, तो लिस्ट ऑफ नंबर बनाना है, आपको सोचना है। तो दो चीजें आपको चाहिए, है ना। वी नीड फर्स्ट टर्म आप पहले डिसाइड कर लो कि फर्स्ट टर्म आप क्या लेना चाहते हो, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस उसमें क्या ऐड करते जाओगे ताकि आपको दूसरा तीसरा चौथा टर्म मिलता जाएगा। तो मान लो एक सेकंड के लिए आपके मन में आ रहा है कि नहीं फर्स्ट टर्म मैं 3 लूं और कॉमन डिफरेंस जो है वो मैं 4 ले लूं, तो हो गया। अब बनाते जाओ आगे, ये हो गया, एपी बन गया। आपका मन कर रहा है नहीं मैं फर्स्ट टर्म को 1 लूंगा और कॉमन डिफरेंस को 10 लूंगा, तो देखो 10 ऐड कर देंगे इसमें आ जाएगा, फिर 10 ऐड कर देंगे इसमें तो आ जाएगा, इसमें 10 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, बन गया एपी, ठीक है। जितने टर्म्स तक लिखना चाहते हो लिख सकते हो, 100 टर्म तक इस तरीके से, या 1000 टर्म तक। हाँ अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप 1000 टर्म तक लिखना चाहते हो तो 1000 टर्म क्या होगा वो थोड़ा सोचना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो वही हम इस टॉपिक में हम लोग वही सीखेंगे। आपके मन में आ रहा है मान लो कि फर्स्ट टर्म मैं ले लूंगा -13 और कॉमन डिफरेंस मैं लूंगा -5, तो क्या हो जाएगा देखो, ये बन जाएगा एपी। तो बहुत ही आसान है, अगर हम फर्स्ट टर्म हम जानते हैं क्या है और कॉमन डिफरेंस हम जानते हैं क्या है, तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर बनाना है वो बहुत ही आसान हो जाता है, एपी बनाना बहुत आसान हो जाता है। एपी क्या है, एपी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, कुछ नंबर्स को इस तरीके से कलेक्ट करके रख देते हैं, कॉमा लगा के रख देते हैं, वही है एपी, नंबर्स है बस। तो हमें यही समझना था इसमें। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट टर्म अगर ए हो, फर्स्ट टर्म को अगर हम ए ले लें एंड कॉमन डिफरेंस को अगर हम डी ले लें, तो एपी जो बनेगा वो ए, पहला टर्म ए है तो फर्स्ट टर्म ए ही होगा, उसमें डी ऐड कर देंगे तो a+2d तीसरा टर्म हो जाएगा, चौथा टर्म हो जाएगा, इस तरीके से। अब इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि हम इस ए को चाहे तो a+1 - 1 × d लिख सकते हैं। क्यों, 0 × d तो 0 ही हो जाएगा, तो a ही बचेगा। ये जो सेकेंड टर्म आपको दिख रहा है इसको आप चाहो तो a+2 - 1 × d लिख सकते हो। थर्ड जो है इसको आप a+3 - 1 × d लिख रहे हो, है ना। फोर्थ वाले टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, a+4 - 1 × d लिख सकते हो। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो जो बच्चों nth टर्म होगा वो क्या होगा, a+n - 1 × d। तो आई होप ये समझ में आपको आया होगा कि अगर आपको एपी लिखना है, एपी बनाना है, लिस्ट ऑफ नंबर्स को लिखना है, तो आपके पास चॉइस क्या है यहाँ पर कि फर्स्ट टर्म आपको पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। दो चीजें नेसेसरी हैं कि आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप एपी बना सकोगे। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में उसको एपी बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो सेकंड टर्म ऑब्वियसली a+d हो जाएगा, थर्ड टर्म a+2d होगा, इसमें a+d में d ऐड कर देंगे तो a+2d हो जाएगा, थर्ड में d ऐड कर देंगे तो a+3d हो जाएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। अब इसमें ना सारे टर्म्स में पैटर्न है,
ए को हम a प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, ये यहाँ पर आप कह सकते हो पहला टर्म है। ये दूसरा टर्म था तो 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं प्लस डी को। तीसरा टर्म है तो 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। आई एम सॉरी, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई, ये 3 माइनस 1 इंटू डी है। अच्छा, यहाँ पर आगे फोर्थ टर्म के लिए a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो n जो टर्म होगा, अब ये n 5 भी हो सकता है, n जो है यहाँ पर 10 भी हो सकता है, 15 भी, 16 भी, कुछ भी, 100 भी, 1000 भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि nth टर्म ऑफ द AP विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है ये आपका nth टर्म है इस AP का, जिसका कि फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, उसके लिए ये nth टर्म है। एंड इट इज डिनोटेड बाय एंड डिनोटेड बाय an और tn, an से या फिर tn से डिनोट इसको किया जाता है। दैट इज an और tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये आपका एक फार्मूला आ गया। और ये जो nth टर्म है, nth टर्म समझना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि nth टर्म जो होता है वो किसी भी टर्म के लिए, है ना, एक फार्मूला है। जैसे आपको अगर मान लो पहला टर्म निकालना है तो यहाँ पर n की जगह पे 1 रख दो, इधर भी राइट हैंड साइड में n की जगह पे 1 रख दो। और आपको a और d तो पहले से पता होना चाहिए, a और d तो आप जानते ही हो कि नेसेसरी चीज है, ये तो आपको पहले से मालूम ही होना चाहिए। तो आपको पहला टर्म मिल जाएगा, n की जगह पे 2 रखोगे यहाँ पर तो दूसरा टर्म मिल जाएगा उस AP का, जिस AP का फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d है। ऐसे ही आपको अगर 100वां टर्म चाहिए तो यहाँ पर n की जगह 100 रख दो, यहाँ पर भी n की जगह 100 रख दो, तो a प्लस 99 टाइम्स d आ जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस अगर आपको पता है तो बड़ी आसानी से आप कह सकते हो उसका दूसरा टर्म, उस AP का दूसरा टर्म जो है वो a प्लस डी हो जाएगा। तीसरा a प्लस 2d, तीसरा a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d, 3d है ना, चौथा टर्म क्या होगा a प्लस 3d, पांचवा a प्लस 4d, ठीक है। अगर बात करें 100वां टर्म तो a प्लस 99d, है ना। अगर बात करें 200वां टर्म तो a प्लस 199d। अगर बात करें हम लोग 467th टर्म तो a प्लस 466 इंटू डी, है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हो। सो nth टर्म an या tn दोनों चीजें में से कोई सा भी लिख सकते हो। AP जो है किसी AP का जो nth टर्म है जिसको हम an से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है तो वो इस फार्मूले से निकाला जा सकता है बड़ी आसानी से। अच्छा, an को हम लोग जनरल टर्म भी कहते हैं, nth टर्म भी कहते हैं, nth टर्म भी बोलते हैं और जनरल टर्म भी बोला जाता है। जनरल टर्म से मतलब है कि भाई वो कोई भी टर्म हो सकता है। n की वैल्यू 1 लेंगे तो a1 हो जाएगा पहला टर्म, n की वैल्यू 2 लेंगे a2 हो जाएगा, मतलब दूसरा टर्म आ जाएगा। n की वैल्यू 100 लेंगे तो a 100 आ जाएगा जो कि 100th टर्म होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। हाँ, अब देखो, इफ देयर आर m टर्म्स इन द AP then am represents the last term which is sometimes also denoted by l। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अब किसी AP में मान लो कि हमें पहले से ही पता है कि m टर्म्स है तो वो लास्ट टर्म होगा, ठीक है। am को हम लास्ट टर्म कहेंगे। जैसे कि अब मान लो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 2, फिर 6, फिर 10, ये चलता जा रहा है अप टू 100 टर्म्स, ये 100 टर्म्स तक लिखा हुआ है। तो इस सीक्वेंस को आप चाहो तो क्या कह सकते हो, इसमें 100 टर्म्स हैं तो a100 जो होगा वो लास्ट टर्म होगा। क्या होगा, ये लास्ट टर्म होगा। क्यों हमने a100 को लास्ट टर्म कहा, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही 100 है, ठीक है। और इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं और लास्ट टर्म को जनरली कभी कभी l से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यही आपको समझाने की कोशिश हो रही है। मतलब ये कि an कहें तो कभी कभी जैसे नंबर ऑफ टर्म्स n है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है तो an ही l हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स उसके अंदर किसी AP में m है तो am ही l हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। am मतलब आखिरी टर्म, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ही m है तो वो लास्ट टर्म हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो ये फार्मूला था हमारा nth टर्म के लिए, ये फार्मूला था। और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है जिससे हम समझते हैं इस फार्मूला को कैसे यूज करना है। तो इसमें कहा जा रहा है 10th टर्म, तो
nth टर्म के लिए ये फार्मूला है। nth इसको क्या बोलते हैं? nth टर्म। an को कहते हैं nth टर्म। तो nth टर्म के लिए ये फार्मूला है। अब nth टर्म की जगह पे आप जैसे n की जगह पे फर्स्ट रख दोगे तो फर्स्ट टर्म के लिए ये फार्मूला हो जाएगा, n की जगह 1 रख देंगे, n की जगह 2 रखेंगे तो वो सेकेंड टर्म मिल जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस तरीके से। तो आपको अगर a10 निकालना है, मतलब 10th टर्म निकालना है, दैट मीन्स आपको n की जगह पे इसी फार्मूले में n की जगह पे 10 रख देना होगा। और a तो आपको पता ही है क्या है, a फर्स्ट टर्म होता है, प्लस 10 माइनस 1, n की जगह पे 10 रख देंगे, इंटू d कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालते हैं, इस तरीके से। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 45 और 2 47। तो a10 10th टर्म यही आपका 10th टर्म हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये है डिटरमाइन द AP होज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। तो थर्ड टर्म का मतलब a3 दिया हुआ है 5, लेकिन अगर हम बात करें a3 की तो a3 को कैसे लिखा जाएगा? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और यही आपका 5 के इक्वल है। दैट मीन्स a प्लस 3 माइनस 1 तो 2 होता है, 2d, ये 5 के इक्वल आ जाएगा। a3 5 दिया हुआ है, थर्ड टर्म 5 दिया हुआ है, लेकिन इसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों ही नहीं पता है। AP कह रहा है डिटरमाइन द AP, तो AP को डिटरमाइन करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और वही हम लोग a और d यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं। लेट फर्स्ट टर्म भी, आप जैसे चाहो तो स्टार्टिंग में लिख सकते हो, लेट a एंड d बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली, इस तरीके से आप लिख भी सकते हो इसको। ओके, तो 7th टर्म 9 दिया हुआ है, मतलब a7 की वैल्यू 9 है, तो a प्लस 8d, क्योंकि आप जानते ही हो a7 कैसे निकलेगा? a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। 7 माइनस 1 8 होता है, 7 माइनस 1 6 होगा, सॉरी यहाँ पर 6d होगा, और ये 9 के इक्वल है। तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 अगर देता हूँ तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला चैप्टर याद करो, और 1 में से 2 को या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो a प्लस 6d इक्वल टू 9 है, और a प्लस 2d इक्वल टू 5 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, 4d इज इक्वल टू 4, और d की वैल्यू आ जाएगी 1, 4/4 मतलब 1, और इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में अगर पुट कर देते हैं या 2 में पुट कर देते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2d फ्रॉम इक्वेशन 1, और फिर आप यहाँ से कह सकते हो कि a की वैल्यू 5 माइनस 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही होगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो a मिल गया, d मिल गया, तो इस तरीके से हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हमारा AP बन चुका है। तो नाउ एक्सरसाइज 5.2 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स। इनफैक्ट ये भी वही फार्मूला है जो nth टर्म के लिए फार्मूला हम लोगों ने देखा था, उसी को यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को भी इन ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है हमें। अब देखो क्या कहा गया आपसे कि a अगर 7 है, मतलब फर्स्ट टर्म अगर 7 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर 8 है, तो an क्या होगा? ठीक है, तो n अगर 8 है तो a8 आपसे कहा जा रहा है निकालने के लिए, तो a8 का फार्मूला क्या होगा? a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, ये तो फार्मूला होता है n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह पे 7 लिख देंगे, और ये 8 माइनस 1 7 होता है, और d की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 3। तो 7 प्लस 7 3 जा 21, कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। इस तरीके आप समझ गए होगे आई थिंक, है ना। ऐसे ही फोर्थ पार्ट अगर हम देखें तो फोर्थ पार्ट में a की जगह पे इसमें n नहीं मालूम है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो an इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, लेकिन an की वैल्यू 3.6 दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन an फार्मूले से अगर हम बात करें तो क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूले से। तो आप समझ सकते हो इस बात को। तो a की वैल्यू देखो कितनी है, माइनस 18.9, और n की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो n की जगह पे n ही रहने देते हैं, लेकिन d की वैल्यू दी हुई क्वेश्चन में कितनी है? d की वैल्यू 2.5। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद अब सिंप्लीफाई करोगे, 2.5 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5n होगा, फिर माइनस 2.5, और सिंप्लीफाई करने के बाद n की वैल्यू जो है वो 10 के इक्वल आएगी। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो फार्मूला है इसमें 4 चीजें हैं, एक है an, एक है a, एक है n और एक है d, 4 नंबर्स हैं। तो ये जो बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में 4
चीजें दी हुई हैं, ए, डी, एन और एन। इसमें से हर एक पार्ट में कोई 3 चीजें दी हुई होंगी, कोई भी 3 नंबर्स की वैल्यू दी हुई होंगी और चौथा आपको फाइंड करना है। तो वो इजीली कर सकते हैं, इसी में पुट करके वैल्यू पुट करके आसानी से किया जा सकता है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट, इसमें लिखा हुआ है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो 30th टर्म फाइंड करना है इनफैक्ट हमें। तो 30th टर्म में देखो सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म देखो इसका क्या है 10, और कॉमन डिफरेंस की बात करें, फर्स्ट टर्म है 10 और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो कितना आएगा 7 माइनस 10 -3। और आपको क्या निकालना है 30th टर्म, मतलब A30 निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है याद करो बच्चों, A प्लस यहाँ n की जगह 30 है तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और आप जानते हो A की वैल्यू 10 है और ये 30 माइनस 1 29 होता है और D की वैल्यू -3 है। पुट कर दो वैल्यूज को और ये आपका आ जाएगा -77, तो -67 आंसर हो जाएगा। -67 आंसर है कहीं पर। तो वैल्यूज को पुट करने के बाद जो आंसर आएगा A30 वो -77 आ जाएगा। तो ये -77C आंसर होगा। सिमिलरली आप इसमें भी निकाल सकते हो। इसमें अगर हम D की बात करें, इस क्वेश्चन के लिए अगर हम A की बात करें तो A है -3 और D के लिए D कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। माइनस करने से मतलब है यहाँ पर माइनस ऑफ -3 तो +3 हो जाएगा ये तो। और फिर आप जानते हो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस प्लस 6 5/2 आ जाएगा। D की वैल्यू 5/2 है और A -3 है और आपको 11th टर्म निकालना है। तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं इसको। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें देखो अब इसमें लिखा हुआ है ये बॉक्स को फिल करना है, मतलब हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर चाहिए ताकि ये एपी में है ना। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो आप चाहो देखो इसमें इस तरीके 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसको x ले लो। तो अगर आप इसमें बॉक्स को मान लेते हो कि बॉक्स के अंदर x है तो ये हो जाएगा सेकेंड टर्म 2x एंड 26, ये 3 टर्म्स हैं एपी में। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो होना चाहिए वो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से x इधर आके लेफ्ट हैंड साइड में आके 2x हो जाएगा और 2 उधर जाएगा 28, तो x की वैल्यू 14 हो जाएगी 28/2, है ना। एक तरीका तो ये हो गया करने का। और नहीं तो फिर दूसरा तरीका ये है कि आप एज्यूम कर लो कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस d है ना। लेट कॉमन डिफरेंस बी d। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों, याद ही है आपको, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। जो वैल्यू होती है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, उसकी जो वैल्यू होती है उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं और उसको हमने डी ले लिया। तो अगर कॉमन डिफरेंस डी है तो सेकेंड टर्म क्या होगा 2 + d और थर्ड टर्म क्या होगा 2 + 2d। आपको पता ही है ये ऐसे तो निकलता है। फर्स्ट टर्म में d ऐड कर देंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा और सेकंड टर्म में d ऐड कर देंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो थर्ड टर्म 26 है, मतलब ये कि 2 + 2d जो है वो 26 होना चाहिए, मतलब 2d जो है वो 24 होना चाहिए। ये 2 जाके राइट हैंड साइड में माइनस होगा और या इसका मतलब ये हुआ कि d12 होना चाहिए और d12 होगा तो 2 + d कितना आएगा, 2 + d कितना होगा बच्चों 14, तो 14 ही तो आएगा, यहाँ भी 14 ही आया था। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो आसानी से। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, इस पार्ट की मैं बात करूं, अगर इसको मैं एक्सप्लेन अगर करने की कोशिश करूं तो आप देखो फोर्थ पार्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n है 6 इसमें देखा जाए तो, ठीक है। और A6 कितना है, A6 6 दिया हुआ है, ठीक है। A1 कितना है, मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म की बात करें A1, कभी कभी फर्स्ट टर्म को A भी लिख देते हैं और A1 भी लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी A को ही A1 भी बोल देते हैं। तो A1 कितना है -4 है इस केस में, आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। अब बताओ मुझे कि A6 अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, A + 6 - 1 इंटू D से निकालोगे, लेकिन A6 तो 6 दिया हुआ है, A तो -4 दिया हुआ है और 5 - 1 6 - 1 5 होता है और 5 इंटू D 5D हो जाएगा। मतलब ये 4 इधर आके 10 हो जाएगा और ये 5D के इक्वल है, मतलब D कितना आ जाएगा बच्चों 10/5 मतलब 2। तो D की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब जरा सोचो, आपकी D की वैल्यू 2 आ गई, मतलब कॉमन डिफरेंस 2 आ गई, तो ये -4 है तो ये सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा
-4 में 2 ऐड कर देंगे मतलब -2। अब इसमें -2 में 2 ऐड कर देंगे तो ये अगला टर्म आ जाएगा जो कि 0 हो जाएगा। -2 में 2 ऐड करेंगे तो फिर 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर उसमें 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। तो ये समझ सकते हो आपकी बहुत ही आसान है इस तरीके से करना। इसमें भी वैसे ही है, इसमें आप फर्स्ट टर्म को आप ले लो, ए ले लो आप फर्स्ट टर्म को, तो है ना, तो फर्स्ट टर्म को ए लोगे अगर तो ये 38 है। तो अब जरा सोचो कि 38 है तो कॉमन डिफरेंस तो 38 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें आप इसमें वैल्यू क्या लिखोगे, 38 प्लस 38 माइनस ए, 76 माइनस ए हो जाएगा। इसमें क्या आएगा, 76 माइनस ए प्लस 38 माइनस ए जो कि कॉमन डिफरेंस है। तो आप समझ सकते हो इस तरीके से कितना आएगा ये 114 माइनस ए। और इसमें क्या आएगा, इसमें भी वही 38 माइनस ए ऐड करना पड़ेगा, 38 माइनस ए। तो ये क्या आ जाएगा, इनफैक्ट यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 2 ए आएगा, ठीक है। तो 30 इसमें 38 माइनस ए ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 158 माइनस 3 है, ठीक है। और इसमें फिर से 38 माइनस ए ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 190 माइनस 4 ए, और ये इक्वल है -22 के, ये वाली वैल्यू। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 ए को तो ये आ जाएगा 212, है ना। तो ए की वैल्यू हो जाएगी, देखो ध्यान से देखो, ए की वैल्यू आ जाएगी 4 5 जा 4 53। तो ये ए की वैल्यू 53 आ गई, इसमें 53 आ गई, और फिर 53 है और 38 है। डिफरेंस कितने का आ रहा है बच्चों, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 15 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो 15 इसमें से माइनस कर देंगे, 76 में से ए माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 76 में से 53 माइनस करेंगे तो आई थिंक 23 आएगा, है ना, 23 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो इजीली। नेक्स्ट पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट कह रहा है व्हिच टर्म ऑफ एपी इज 78। तो अब इसमें देखो ए एन 78 दे रखा है, ठीक है, ए दे रखा है 3 और डी दे रखा है 5। कैसे निकाला हमने, बहुत सिंपल है, ये होता है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। और कह रहा है कि कौन सा टर्म इसमें 78 है, तो एज्यूम कर लिया हमने कि nth टर्म, an को ही nth टर्म कहते हैं, तो an हमारा 78 है, तो n की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो आपको पता है ये कैसे करते हैं, an इज इक्वल टू लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। लेकिन 78 दे रखा है an, a की वैल्यू 3 है, n की जगह पे n ही रखेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है n कितना है, और d की जगह पे 5 रख देंगे। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपके पास 5n इज इक्वल टू आई थिंक -280, तो n की वैल्यू हो जाएगी 16, तो n की वैल्यू 16 आ जाएगी। इस तरीके से कैलकुलेशन करना है, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन करना सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में लिखा हुआ है देखो कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन सारे केसेस में। तो ये जो पूरा एक्सरसाइज चैप्टर है उसमें 4 चीजें होती हैं, an, a, d एंड n। तो ये 4 चीजें an मतलब लास्ट टर्म भी आप इसको कह सकते हो, a, d और n। हर एक क्वेश्चन में ना कोई भी 3 पार्ट दिया होगा, या तो an, a और d दिया होगा, n फाइंड करना होगा, या नहीं तो a, d, n दिया होगा, an फाइंड करना होगा, या नहीं तो an, d और n दिया होगा, a फाइंड करना होगा। तो इस तरीके से कोई भी 4 चीजों में से एक चीज दी हुई होगी, एक वैल्यू 3 वैल्यू दी हुई होगी, 3 वैल्यू दी हुई होगी और चौथा आपको फाइंड करना होगा। कोई भी 3 दे सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो अब लास्ट क्वेश्चन में एक्चुअली n फाइंड करना था, ये फाइंड करना था। अब इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें भी वही फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n ही फाइंड करना है। तो आप इसमें देखो आपको क्या क्या गिवन है। 5 का फर्स्ट पार्ट है, 5 का फर्स्ट पार्ट an आपका दिया हुआ है 205, ठीक है, a दिया हुआ है 7, देख सकते हो फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस d जो है बच्चों वो दिया हुआ है आपका 13 माइनस 7 कितना होता है 6, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपको n फाइंड करना है। तो आप जानते हो an क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और an की जगह पे वैल्यू रख दो, a की जगह पे वैल्यू रख दो, n की जगह पे n ही रहने दो क्योंकि n तो हमें फाइंड आउट करना है, और d की जगह पे 6 रख दो। तो फाइनली जो आपके पास ये आएगा 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6। तो ये 6n की वैल्यू हो जाएगी, ये 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और इधर जाएगा तो 204 हो जाएगा। तो इस तरीके से n की जो वैल्यू आएगी वो 6 3 जा एंड 4 जा 34। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 7, 13, 19 से लेकर के एंड में जो आखिरी टर्म है वो 205 है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो 34 होंगे। दैट मीन्स कि ये जो 205 है आपका ये 34वां टर्म होगा, 34th टर्म होगा। इसी तरीके से इसको भी आप फाइंड कर सकते हो इजीली, ठीक है।
सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि चेक करो कि क्या -150 इस एपी में कोई टर्म है क्या। मतलब ये कि जिस तरीके से ये डिक्रीज होता जा रहा है, 11 है, फिर 8 है, 5 है, 2 है, फिर उसके बाद क्या आएगा, 3 माइनस करते जा रहे हैं ना, तो -1 आ जाएगा, फिर -4 होगा, -7 होगा, -10 होगा, इस तरीके से क्या -150 भी आएगा, ये कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, इसमें ना an जो है वो 150 है, -150 आई एम सॉरी, मान लेते हैं। तो n की वैल्यू जो है वो एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हो ना इस तरीके से कि भाई या तो जैसे देखो ये 2 है, फिर 6 है, फिर 10 है। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इसमें कोई 1.5th टर्म थोड़ी होगा। 1.5th टर्म होता है क्या, ऐसा चीज कोई ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है क्या, बिल्कुल नहीं। तो मतलब जो टर्म होता है, जैसे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इस तरीके से हम कहते हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि 2.5वां टर्म, ठीक है, मतलब 2.5th टर्म, 2.5th टर्म बोलना सही नहीं होगा, कोई ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब जो n की वैल्यू होती है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि an जो है -150 है, मतलब इस AP में -150 आएगा, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। अब उसके बाद बात आती है कि फिर n की वैल्यू जो है वो एक नेचुरल नंबर आनी चाहिए। एक बात और कि इसमें a तो हमें पता है ना 11 है, इसमें हमें ये भी पता है कि d जो है वो -3 है। सो बेसिकली अब हम n फाइंड करेंगे, और n अगर हमारा नेचुरल नंबर आ गया तब तो ये AP में होगा, ये -150 इस AP में कोई ना कोई टर्म होगा। और अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आई तो हम कहेंगे कि ये AP का टर्म नहीं है। तो लेट अस डू इट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ये फार्मूला होता है आपका, an की जगह पे -150 पुट कर दो, a की जगह पे 11, n तो नहीं मालूम है, वो तो पता ही करना है नेचुरल नंबर है कि नहीं है। d की जगह पे -3 रख देंगे, तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 11 -3n + 3, और सिंप्लीफाई करोगे तो 3n लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और इसको 150 को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 164। और n की वैल्यू जो है 164/3 होगी, जो कि दिख रहा है यहाँ पर 6, 4, 10, 1, 11 मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है ये, है ना। which is not a natural number, therefore -150 cannot be a term of given AP। ठीक है, उस AP का टर्म नहीं हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको 4 चीजें होती हैं, an, a, d और n। इन चारों, इस पूरे एक्सरसाइज में आपको कोई भी 3 चीजें दी हुई होंगी, चौथा आपको फाइंड करना है। हो सकता है ये और ये दिया हो, d फाइंड करना हो सकता है कि an, a और n दिया हो तो an और d और n दिया हो तो आपको a फाइंड करना हो। तो इस तरीके से कोई भी 3 टर्म्स दिए होंगे, चौथा आपको फाइंड करना होगा। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम 7th क्वेश्चन की। तो 7th में आप देखो बच्चों, 7th में आपको कहा गया है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38, 11th term is 38 and 16th term is 73। तो इसमें आप देखो 31st टर्म फाइंड करना है, ठीक है, मतलब A31 आपको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। an फाइंड करना है, और n की वैल्यू तो दे रखी है, इसमें n की वैल्यू क्या दे रखी है 31, यहाँ पर देख सकते हो आप an 31 है। लेकिन इसमें a और d डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्टली दिया हुआ है। मैंने क्या कहा आपको कि 3 चीजें दी हुई होंगी, तो n तो 31 दिख गया। ए और डी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली दिया हुआ है। कैसे इनडायरेक्टली दिया हुआ है, A11 आप जानते हो क्या होता है, a + 10d होता है ना, ये 38 है। ऐसे ही A16 क्या होगा, a + 15d होगा, और ये 73 है। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ गया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करके सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे आप, तो देखो क्या है। सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से ये आ जाएगा d, और उसके बाद पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो a आ जाएगा -32, और A31 a + 30d होता है। वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा आंसर 178। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था सॉल्व 7th क्वेश्चन में। अच्छा, 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ टर्म्स 50 दे रखा है, मतलब n की वैल्यू 50 दे रखा है, और थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है। दैट मीन्स कि थर्ड टर्म को मतलब a + 2d, ये आपका 12 है, n की वैल्यू 50 है, बताइए आपको, और a लास्ट टर्म का मतलब 50th टर्म, तो a + 49d, ये दिया हुआ है 106। अब इन दोनों इक्वेशंस के हेल्प से a और d निकाल लोगे, n तो 50 दिया हुआ है, और फिर आपके पास सब कुछ आ जाएगा, और 29th टर्म निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हो इस तरीके से। तो ये सारे क्वेश्चंस लगभग एक जैसे ही हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं।
11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10th और 11th एक जैसे हैं, तो इसको देखो ध्यान से 11th क्वेश्चन को। 11th क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि which term of this AP will be 132 more than its 54th term। मतलब कौन सा टर्म इसमें जो है वो 132 ज्यादा होगा 54th टर्म से। तो सबसे पहली बात तो इसमें अगर हम देखें तो A की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू 12 है, माइनस करके 15 माइनस 3, और हमसे कहा जा रहा है लेट nth टर्म को ही क्या लिखते हैं हम, nth टर्म को ही हम an लिखते हैं, is 132 more than its 54th term। ठीक है, दैट मीन्स an is equal to 132 plus a54। ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें फाइंड क्या करना है, देखा जाए इसमें, तो इसमें फाइंड करना है हमें n की वैल्यू फाइंड करनी, यही n फाइंड करनी। ओके, तो ये यहाँ से हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं इसको, और 132 प्लस a प्लस 53 टाइम्स d लिख सकते हैं। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो a की जगह पे वैल्यू रख दो, 3 प्लस n की जगह पे तो n ही रहेगा क्योंकि वो तो फाइंड ही करना है, इज इक्वल टू 132 प्लस a की जगह पे 3 रखेंगे, वैसे यहाँ से a से कैंसिल भी हो जाता, और 53 इंटू 12। तो आप देख सकते हो इस तरीके से सिंप्लीफाई, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 132 प्लस ये कितना आएगा 636। तो 12n की वैल्यू हो जाएगी, ये सब कुछ उधर जाके ऐड होगा तो आई थिंक ये आएगा 780, एंड 12n 780 होगा तो n की वैल्यू जो है ये आ जाएगी 65। तो n की वैल्यू 65 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो 65th टर्म होगा इस AP का वो 132 ज़्यादा होगा 54th टर्म से। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप चाहो तो 54th टर्म निकाल के और 65th टर्म निकाल के कंपेयर भी कर सकते हो कि क्या 132 ज़्यादा है, आप निकाल के इसमें देख सकते हो इजीली। 12th क्वेश्चन अगर हम देखें तो कह रहा है 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, the difference between their 100th term is 100, what is the difference between their 1000 term। तो मानो एक सेकंड के लिए मान लो कि ये पहला AP जो है वो ये है a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरीके से ये चलता जा रहा है, और दूसरा AP जो है वो है b प्लस डी, b प्लस 2d। क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा जा रहा है फर्स्ट टर्म सेम है, फर्स्ट टर्म डिफरेंट हो सकते हैं बट कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। तो फर्स्ट टर्म हमने पहले AP का A ले लिया, दूसरे AP का B ले लिया, और इस तरीके से हमने टर्म्स को लिख दिया है। ये हमारा फर्स्ट AP है और ये सेकेंड AP है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा गया है देखो, कॉमन डिफरेंस सेम है एंड डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका हम नाम दे देते हैं AN और इसका नाम दे देते हैं TN। तो सोचो कि ये दिया हुआ है A100 माइनस T100, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 के इक्वल, मतलब इसका जो 100th टर्म होगा और इसका जो 100th टर्म होगा उन दोनों का डिफरेंस 100 है। तो A100 क्या होगा बच्चों, इसमें A प्लस 90 ठीक है, और इसका अगर हम 100 टर्म निकालेंगे इस AP का तो वो क्या होगा B प्लस 90 ठीक है, और इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से कि ये जब माइनस का साइन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस B माइनस 99D है, तो माइनस 99D से माइनस 99D कैंसिल हो जाएगा और A माइनस B की वैल्यू 100 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें पूछा गया है ना, वी नीड टू फाइंड A1000 माइनस T1000, मतलब इन दोनों APs के 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये होगा A प्लस 999D और माइनस B माइनस 999D। ठीक है, अब दोनों से माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आप देख सकते हो ब्रैकेट से ऐसे ऑपरेट करेंगे ना, दोनों में माइनस आएगा, एक में माइनस लगा के नहीं छोड़ सकते हैं, सॉरी ये B से नहीं, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा तो A माइनस B आएगा। मतलब 1000 टर्म के 1000 जो टर्म्स होंगे ये इन दोनों अलग अलग APs के, उनका डिफरेंस भी A माइनस B ही आया। बट क्वेश्चन के यहाँ पर देखो हमने ऊपर तो सॉल्व कर रखा है A माइनस B की वैल्यू कितनी है वैल्यू 100, तो इसका आंसर भी 100 ही होगा। मतलब 100th टर्म का डिफरेंस जो था इस अलग अलग APs में वो 100 था, तो 1000 टर्म का भी डिफरेंस जो है वो इतना ही होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 13th कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे छोटी जो 3 डिजिट का जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, ये देखने के लिए आप 100 से 7 को डिवाइड करके देख लो तो कितना आएगा ये 7 3 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब इसमें अगर हम 5 ऐड कर दें,
ठीक है, 105 कर देंगे तो ऑब्वियसली वो डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर जो है 3 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल है तो वो है 105। और ऐसे ही चलता 105 आएगा, फिर उसके बाद 112 आएगा, फिर 119 होगा, इस तरीके से चलता जा रहा है। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा वो चेक करने के लिए आप सबसे बड़े 3 डिजिट नंबर को 7 से पहले डिवाइड कर लो, और फिर आपके पास जो है इस तरीके से देखो ये 119 7 2 जा 14, 5 रिमाइंडर आ रहा है तो 5 रिमाइंडर इसमें से माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो 994 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर जो कि डिविजिबल होगा 7 से वो ये है। अब इसमें कितने नंबर्स हैं वो आपको जानना है। ठीक है, तो वो जानने के लिए बहुत सिंपल है, आपका an जो है लास्ट टर्म वो 994 है, a आपका 105 है, d आपका 7 है, आपको n पता करना है तो आप आसानी से इसमें फार्मूले में पुट करके निकाल सकते हो इजीली। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली 14th क्वेश्चन भी ऐसे ही है, कह रहा है कि 4 का मल्टीपल बिटवीन 10 एंड 250। तो पहला टर्म हो गया 12, ठीक है, दूसरा टर्म हो गया 16, और लास्ट टर्म जो है वो 250 क्या डिविजिबल होता है? नहीं होता है 4 से, 248 होगा। तो ये हो गया लास्ट टर्म, ये हो गया a, कॉमन डिफरेंस आपका 4 है, देख सकते हो। तो आसानी से आप इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे वो निकाल सकते हो। तो देख सकते हो आप इस तरीके से निकाला गया। 15th क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ दिस टू AP आर इक्वल। ठीक है, तो ये AP है, इसका नाम लिख देते हैं, इसका जनरल टर्म an लिख देते हैं, इसका tn लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है an इज इक्वल टू tn। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये दो अलग अलग APs हैं, इस AP का नाम मैंने a रख दिया तो an हो जाएगा जनरल टर्म, इस AP का नाम मैंने t रख दिया तो tn हो जाएगा जनरल टर्म। ठीक है, तो an tn के बराबर होना चाहिए। हमें नहीं पता n क्या है, कौन सा इसका कौन सा टर्म और इसका कौन सा टर्म बराबर हो सकता है, इसका 10वां टर्म और इसका 15वां टर्म बराबर हो, है ना। तो वही हमें जानना है कि n की किस वैल्यू के लिए an tn बराबर होंगे। तो an लेकिन इसके लिए अगर निकालेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। और इसके लिए अगर बात करें तो इसका फर्स्ट टर्म अलग है, इसका फर्स्ट टर्म अलग है, इसका देखो दोनों का डिफरेंस है, मतलब इसका फर्स्ट टर्म 63 है, इसका 3 है। तो हम दोनों इसको मैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी नहीं लिख सकता हूँ, इसको मुझे अलग, इसका कॉमन डिफरेंस अलग है तो मैंने डी ले लिया इस AP का। इस AP का कॉमन डिफरेंस कुछ और होगा तो उसको मैंने कैपिटल डी ले लिया, लेकिन नंबर ऑफ टर्म दोनों का सेम है क्योंकि an tn की बात हो रही है। अब a इसमें देखें तो 63 है प्लस n माइनस 1, डी कितना है बच्चों, ध्यान से देखो आप, डी कितना है 2 है डी। और यहाँ पर फर्स्ट टर्म की बात करें तो 3 है प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है 7, 10 माइनस 3 7। सिंप्लीफाई कर लो इसको तो ये आपके पास जो है आंसर आ जाएगा, 13 आंसर आएगा इसका। तो आई होप ये समझ में आपको आया होगा। इसके बाद है डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, a प्लस 2d, ये 16 है, एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, मतलब 5th टर्म में 12 ऐड कर देंगे तो 7th टर्म आ जाएगा। तो एक इक्वेशन तो a और d में पहले से ही हमारे पास है, a प्लस 2d 16, मतलब ये जो दिया हुआ है थर्ड टर्म 16 है उसकी वजह से। और एक इक्वेशन जो है a और d निकालने के लिए 7th टर्म को कह रहा है कि एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो क्या आएगा, a प्लस ये आ जाएगा 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। समझ में आ रहा है? तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा और फिर इस 4d को लाओगे तो 2d इज इक्वल टू 12 होगा, तो d की वैल्यू 6 आ गई। d की वैल्यू 6 यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा a की वैल्यू 4। तो a 4 है और d 6 है तो हो गया ना, बन गया AP तो आ ही गया इस तरीके से। आप जानते ही हो फर्स्ट टर्म अगर पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप AP तो फाइंड कर ही सकते हो, 4 10 फिर उसके बाद 16, ये सो ऑन सो फोर्थ, इस तरीके से आपका AP आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th नंबर, इसमें भी कहा जा रहा है कि 20th टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करना है। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया कि एंड से 20th, मतलब जैसे अगर हम देखें तो ये 3 है 8 13 है, देखो 5 इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो 253 है उससे पहले 5 कम होगा, मतलब 248 होना चाहिए था, इससे पहले क्या होगा 5 और कम होगा 243 होगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से जा रहे हैं, तो ये उल्टे साइड से हमें देखना है कि 20th टर्म कौन सा है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल है कि राइट गिवन AP इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्सिंग ऑर्डर, दैट इज सबसे पहला टर्म सबसे आखिरी टर्म पहले लिख देंगे, फिर सेकेंड लास्ट टर्म को सेकेंड टर्म बना देंगे इस तरीके से, और ये फिर 13 8 3 इस तरीके से उल्टे से लिख दिया हमने। अब हमारा ये जो है ये भी AP में ही होगा, ये भी AP में ही है। ठीक है, अब इसमें A देखें तो 253 है, D अगर बात करें हम तो D अब हमारा 5 नहीं -5 हो जाएगा, क्योंकि 248 में से 253 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। और हमें 20th टर्म निकालना है, A20 हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसमें अब एंड से नहीं, अब स्टार्टिंग से फाइंड करना है, क्योंकि हमने पलट दिया है, AP को हमने पलट दिया है। तो ये हो जाएगा A प्लस 19D।
तो ये ए की जगह पे 253 रख दो, फिर 19 इंटू -5 और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 253 माइनस 95 होगा और इसको फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा आई थिंक 158। यस ठीक है। तो ये इस एपी का आखिरी से अगर हमें टर्म फाइंड करना हो तो पहले तो एपी को पलट देंगे, ठीक है, वो भी एपी में ही होगा और उसका फर्स्ट टर्म जो है वो 253 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो है वो -5 हो जाएगा और फिर 820 इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आई थिंक आ गया होगा। 18th क्वेश्चन, ये भी बेसिकली क्या हुआ है, घुमा फिरा के एक ही बात दी हुई है। इसमें कह रहा है कि 4th टर्म और 8th टर्म इसका सम जो है वो 24 है। सो बेसिकली A4 क्या होता है, A4 होता है A+3D और A8 क्या होता है A+7D। सो ये आपको दिया हुआ है तो इसको तो आप लिख सकते हो 24 है ना, और फिर आप 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये एक इक्वेशन आ गई। सो इस स्टेटमेंट का कि सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24, ये बेसिकली ये रिलेशन दे रहा है हमें A+5D 12 एंड द सम ऑफ 6th टर्म, 6th टर्म क्या होता है बच्चों A+5D, 10th टर्म क्या होता है A+9D और ये दे रखा है 44। तो फिर से यहाँ से भी 2A+14D आ जाएगा आपका 44 के इक्वल और फिर आप कह सकते हो A+7D इज इक्वल टू 22। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D निकाल लेंगे, तो A और D निकाल लेंगे तो बाकी फर्स्ट 3 टर्म्स भी निकल के आ जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल है कि भाई देखो एक 19th क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि सुब्बाराव को जो है 1995 में उसने नौकरी करनी स्टार्ट की और उसकी इनिशियल सैलरी 5000 थी। फिर उसके बाद हर एक ईयर जो है उसको 200 रुपीज़ इंक्रीमेंट मिल रहा है। मतलब ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन चलो 5200 है, फिर उसके अगले साल जो है 5400 हो गया, ये चलता जा रहा है। कह रहा है कि 7000 कब हो जाएगी उसकी सैलरी, कितने सालों के बाद, इन हाउ मेनी ईयर्स। तो आप समझ सकते हो ये लास्ट टर्म है आपका, AN दिया हुआ है कितना 7000 और फिर A कितना दिया हुआ है 5000, D कितना है 200, आपको N फाइंड करना है, फार्मूले में पुट कर दो, N की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है 20th नंबर क्वेश्चन। अब 20th नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है, कह रहा है कि रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक, ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहा है कि देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। इसका मतलब पहले हफ्ते में तो उसने ₹5 बचाए हैं, अगले हफ्ते उसने ₹6.75 बचा लिए, फिर उसके अगले हफ्ते जो है इसमें 1.75 ऐड करेंगे, तो 1.75 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.5 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही चलता जा रहा है। तो कह रहा है कि इफ इन nth वीक हर वीकली सेविंग इज ₹20.75, मतलब किसी हफ्ते में उसकी जो सेविंग्स है वो ₹20.75 हो गए हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये इसको आप अलग अलग करके सोचना है आपको। देखो फर्स्ट वीक में उसने ₹5 बचा लिए हैं, ठीक है, अगले हफ्ते उसने ₹1.75 बचाए हैं, फिर उस तरीके से ₹1 और 75 पैसे बचाए हैं। इस तरीके से करते करते वो ₹20.75 जो है ना उसकी सेविंग कब होगी ये हमें बताना है। बेसिकली इसमें AN दिया हुआ है 20.75, ठीक है, A दिया हुआ है 5, D दिया हुआ है 1.75 और हमें N फाइंड करना है ना, N फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इस क्वेश्चन में खाली ये है कि आपको डेसिमल में डील करना है, आपको डेसिमल का जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई करना ये आना चाहिए, तो आप इजीली कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर 5000 लिखा था, यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 200 लिखा हुआ था कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर 1.75 दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो।